डॉक्यूमेंट्स। हम कर रहे थे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी चैप्टर, और आईटीसी चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में कुछ डेफिनेशन समझी थी और सेक्शन 16 समझा था। सेक्शन 16 में हमने सेक्शन 16 में सबसेक्शन 2 पढ़ा था, उसमें क्लॉज ए पढ़ा था कि अगर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को आईटीसी का बेनिफिट लेना है तो उसके पास सप्लायर का इशूड टैक्स इनवॉइस पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, अब उससे रिलेटेड हम सेक्शन 16 से रिलेटेड कुछ कनेक्टेड रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 16 से रिलेटेड रूल्स हैं रूल 36 और रूल 37। तो आज हम रूल 36 एंड रूल 37 समझेंगे जो सेक्शन 16 से कनेक्टेड थे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे रूल 36 जिसकी कनेक्टिविटी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए से है। देखिए, हमने उधर क्या पढ़ा था कि रेसिपिएंट के पास क्या होना चाहिए, he is in possession of a tax invoice और डेबिट नोट issued by supplier जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, या और भी कोई ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अगर रेसिपिएंट के पास हो तो वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। अच्छा, एनी अदर ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? एनी अदर ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पर रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम कर पाएगा वो बताया गया रूल 36 में। क्लियर? तो रूल 36 पढ़ते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम कर पाएगा? तो देखिए, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी। आईटीसी हमने पढ़ा रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को ही मिलेगी, इंक्लूडिंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है ये भी अभी हम समझेंगे। तो आईटीसी मिलेगी किसको? रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, और आईएसडी को भी मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? ए पॉइंट, इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर। गुड्स और सर्विस के सप्लायर ने जो इनवॉइस इशू किया एज पर सेक्शन 31, वो इनवॉइस के बेसिस पर आईटीसी क्लेम कर सकता है रेसिपिएंट। फिर है इनवॉइस इशूड बाय रेसिपिएंट ने खुद को इनवॉइस इशू कर दिया। मान लीजिए उसने ऐसी इनवर्ट सप्लाई लिए, कहां से लिए? अनरजिस्टर्ड डीलर से उसने ऐसी सप्लाई ली है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से इनवर्ट सप्लाई ली है। ठीक है, अब इसे क्या करना होगा? इस इनवर्ट सप्लाई पर आरसीएम वाला टैक्स, इस इनवर्ट सप्लाई पर उसने इनवर्ट सप्लाई ली अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो उसे आरसीएम वाला टैक्स भरना होगा, रेसिपिएंट को खुद ही भरना होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इसका इनवॉइस भी रेसिपिएंट को खुद को ही इनवॉइस इशू कर देना होता है। और तो इसकी आईटीसी मिलेगी क्या? रेसिपिएंट ने खुद को इनवॉइस इशू कर दिया, ठीक है, और आरसीएम वाला टैक्स पे कर दिया, तो इसकी आईटीसी मिल जाएगी क्या रेसिपिएंट को? यस, मिल जाएगी, सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ आरसीएम टैक्स। आरसीएम वाला टैक्स पेड हो चुका है, रेसिपिएंट ने खुद ही भरा है, खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट को, तो इसकी आईटीसी रेसिपिएंट को मिल जाएगी। लेकिन अगर उसने ये इनवर्ट सप्लाई अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ली थी तो रेसिपिएंट को इस इनवर्ट सप्लाई का इनवॉइस खुद को ही इशू करना होता है। ये बात हम समझेंगे कहां? टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट चैप्टर में। ठीक है, अच्छा एक बात और, डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर। हमने अभी बात की थी लास्ट क्लास में कि सप्लायर
जरूरी नहीं है कि रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करे। अगर सप्लायर रेसिपिएंट से कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगना चाहता है तो उस रेस्पेक्ट में सप्लायर रेसिपिएंट को डेबिट नोट इशू करता है, और उसमें भी सप्लायर अमाउंट के साथ साथ वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ साथ टैक्स भी जोड़ के चार्ज करता है। ठीक है, तो उस डेबिट नोट के बेसिस पर भी रेसिपिएंट आईटीसी का बेनिफिट ले सकता है। इसके अलावा बिल ऑफ एंट्री और सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर कस्टम्स एक्ट, अगर इंपोर्ट किया गया, अगर गुड्स इंपोर्ट किया गया है तो कस्टम्स एक्ट में वैलिड डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एंट्री माना जाता है। इंपोर्टर को कस्टम अथॉरिटी से माल छुड़ाने के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है। उस बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पर भी रेसिपिएंट इंपोर्टर उस इंपोर्ट पर उसने जो आईजीएसटी पे किया उसकी आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो वैलिड डॉक्यूमेंट यहां पर क्या हुआ? बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के इनवॉइस के बेसिस पर भी आईटीसी क्लेम की जा सकती है। अब सवाल पैदा होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? देखो यहीं पर ही दो जगह यूज हो गया, एक तो यहाँ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइस और ऊपर इंक्लूडिंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो हमें समझना पड़ेगा कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है। ठीक है, वैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की बातें पूरी डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है, बट यहाँ पर रेफरेंस आ रहा है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD का, तो हमें समझना पड़ेगा ये होता क्या है। थोड़ी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम समझते हैं। चलिए तो देखिए, इनपुट सर्विस प्रोवाइडर, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहा हूं। उसने एडवर्टाइजिंग सर्विस दी किसको? मान लीजिए एक कंपनी को, और कंपनी का क्या है? हेड ऑफिस है अलग लोकेशन पर, और उसकी 3 ब्रांचेस हैं अलग अलग लोकेशंस पर, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3। ठीक है, अब ब्रांचेस से ही वो आउटपुट सप्लाई करता है। देखिए ये कंपनी है, तो बताओ इस कंपनी का ब्रांचेस कितनी भी हो, हेड ऑफिस कहीं पर भी हो, अंडर इनकम टैक्स एक्ट इसका पैन नंबर जो होगा वो तो एक ही होगा। ठीक है, हाँ ब्रांचेस अलग अलग हैं तो जीएसटी में उन ब्रांचेस के अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हेड ऑफिस का अलग रजिस्ट्रेशन हो, ब्रांचेस का अलग रजिस्ट्रेशन हो। जीएसटीएन नंबर सारी ब्रांचेस का, हेड ऑफिस का अलग अलग हो सकता है, बट अंडर इनकम टैक्स एक्ट इस पूरी कंपनी का पैन नंबर तो एक ही होगा। क्लियर? तो हेड ऑफिस है इस कंपनी का और 3 ब्रांचेस है। और एक बात समझना, ब्रांचेस से ही पब्लिक को आउटवर्ड सप्लाई दी जाती है। सपोज मान लो ऐसा, ब्रांचेस से ही अगर पब्लिक को आउटवर्ड सप्लाई दी जाती है। ठीक है, अब तो कंपनी का हेड ऑफिस है और ब्रांचेस हैं 3। अब इस हेड ऑफिस ने एक काम किया, एडवर्टाइजिंग सर्विस ली एक सर्विस प्रोवाइडर से। एडवर्टाइजिंग सर्विस ली किसने? हेड ऑफिस ने। तो उस सर्विस प्रोवाइडर ने, ध्यान से सुनना, ये सर्विस प्रोवाइडर है, इसको मैं बोल रहा हूं ISP, इनपुट सर्विस प्रोवाइडर। इसने इनवॉइस इशू किया हेड ऑफिस को, जिसमें इस एडवर्टाइजिंग सर्विस की वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखी 1 लाख और उसमें जीएसटी भी लगाया 18,000, 18%, टोटल 1,18,000। ठीक है, अब ये इनवॉइस किसके नाम से आया? हेड ऑफिस के नाम से। हेड ऑफिस के नाम से इनवॉइस आया। ठीक है, हेड ऑफिस के नाम से इनवॉइस आया।
आईटीसी किसको मिल गई? हेड ऑफिस को मिल गई। लेकिन हेड ऑफिस कोई आउटपुट सप्लाई नहीं करता, ऐसा मान लो, ठीक है। तो हेड ऑफिस कोई आउटपुट सप्लाई नहीं करता, उसका आउटपुट टैक्स नहीं बनता, तो हेड ऑफिस इस आईटीसी का क्या करेगा? देखिए, हेड ऑफिस से कोई आउटपुट सप्लाई नहीं हो रही है, तो हेड ऑफिस का कोई आउटपुट टैक्स नहीं बनेगा। तो अगर उसका आउटपुट टैक्स नहीं बन रहा है तो वो इस आईटीसी का क्या करेगा? ये आईटीसी उसके पास पड़ी रह जाएगी। तो जीएसटी में एक कंसेप्ट बनाया गया आईएसडी का, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या काम करेगा? ये 18,000 की क्रेडिट ब्रांचेस में बांट देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्यों? इस क्रेडिट की जरूरत ब्रांचेस को है। क्यों? अरे ब्रांचेस से आउटपुट सप्लाई हो रही है, तो ब्रांचेस का आउटपुट टैक्स बन रहा है, ठीक है। तो ब्रांचेस को आईटीसी की जरूरत है ना। आईटीसी पड़ी है हेड ऑफिस के पास और हेड ऑफिस इसका यूज नहीं कर पा रहा है, तो हेड ऑफिस ये क्रेडिट आईटीसी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा? ऐसे कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ है क्या? अपनी क्रेडिट दूसरे को दे सकते हैं क्या? ठीक है। तो जीएसटी में कंसेप्ट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। इस हेड ऑफिस को आईएसडी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा अंडर जीएसटी लॉ। अगर ये हेड ऑफिस अपना आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में रजिस्ट्रेशन करवा लेगा ना, तो फिर ये 18,000 की आईटीसी जो उसके पास पड़ी है ये ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, ठीक है। तो ब्रांचेस में सपोज ये सर्विस जो इनपुट सर्विस प्रोवाइडर से ली गई है, ये ब्रांच फर्स्ट में 50% काम आ रही है, तो 50% वहां, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तीनों ब्रांचेस में काम आ रही है ये सर्विस। बताओ, ब्रांचेस को, तीनों ब्रांचेस में ये इनपुट सर्विस काम आ रही है, हेड ऑफिस ब्रांचेस में ये आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे? किस रेशियो में करे? ब्रांचेस का टर्नओवर रेशियो, ब्रांचेस का टर्नओवर रेशियो। तो हमने ब्रांचेस का टर्नओवर रेशियो निकाला, ब्रांच 1 का 50% है, ब्रांच 2 का 30% है और ब्रांच 3 का 20% है। तो ये 18,000 की आईटीसी हेड ऑफिस इस टर्नओवर रेशियो ऑफ ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 18,000 की आईटीसी, ठीक है। क्योंकि हेड ऑफिस को तो इस आईटीसी की जरूरत है नहीं, तो ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ब्रांचेस को, और इस क्रेडिट की जरूरत ब्रांचेस को है क्योंकि ब्रांचेस से आउटपुट सप्लाई होती है, तो ब्रांचेस का बनता है आउटपुट टैक्स, ब्रांचेस का बनता है आउटपुट टैक्स, तो आईटीसी की जरूरत ब्रांचेस को है। बट आईटीसी पड़ी है हेड ऑफिस के पास, तो हेड ऑफिस इस तरीके से अपनी आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और इसके लिए हेड ऑफिस को आईएसडी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। समझे बात? तो ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ब्रांचेस के टर्नओवर रेशियो में, और टर्नओवर रेशियो हमने यहां मान लिया 50%, 30% और 20%। तो ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होकर आ जाएगी किसके पास? ब्रांच 1 के पास आ जाएगी 9,000 50%, ब्रांच 2 के पास 30% 18,000 का 30%, और ब्रांच 3 के पास 20%, ठीक है 3,600। तो इस तरीके से क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएगा हेड ऑफिस अपनी ब्रांचेस को। नॉर्मली इस तरीके से क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन करना अलाउ नहीं है, लेकिन आईएसडी को अलाउड है। अच्छा, लेकिन ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं ब्रांचेस को कर पाएगा जब सबका पैन नंबर सेम हो, पैन नंबर सेम हो, ठीक है। हेड ऑफिस एंड ऑल ब्रांचेस का पैन नंबर सेम हो, तभी इस तरीके से हेड ऑफिस खुद को आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में रजिस्टर करवा सकता है और ब्रांचेस में क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है।
तो ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हेड ऑफिस करेगा क्या? अरे ISD इनवॉइस इश्यू करेगा। हेड ऑफिस क्या करेगा? क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा? वो ब्रांचेस को ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस इश्यू करेगा और क्रेडिट बांट देगा। ठीक है, पर ध्यान रखना इस हेड ऑफिस का और ऑल ब्रांचेस का पैन नंबर सेम होना चाहिए। कंपनी है ना पूरी, ये पैन नंबर तो एक ही होगा ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो पैन नंबर एक होना चाहिए, तभी क्रेडिट बांटी जा सकती है। और क्रेडिट बांटने के लिए हेड ऑफिस क्या करेगा? ब्रांचेस को ISD इनवॉइस इशू करेगा। तो बात समझ आ गई, ISD का कंसेप्ट समझ आ गया। ठीक है, तो देखो दो बातें यहां पर, ISP और ISD, दोनों में कंफ्यूज मत होना। क्लियर? ISD समझ आ गया, आगे बढ़े। चलो अब यहां पर हम पढ़ रहे थे ISD की बातें, तो ISD इनवॉइस इशू करेगा तो ब्रांचेस क्रेडिट ले पाएंगे क्या? यस, ये भी वैलिड डॉक्यूमेंट माना गया है अंडर रूल 36। इसके अलावा रिवाइज्ड इनवॉइस। रिवाइज्ड इनवॉइस क्या होता है ये वैसे हम पढ़ेंगे डिटेल में, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट चैप्टर आएगा, वहां पर पढ़ेंगे। बट थोड़ा सा रेफरेंस आ रहा है तो बता देते हैं रिवाइज्ड इनवॉइस क्या होता है। देखिए आपका, मान लो आप गुड्स के सप्लायर हो और आपका टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड हुआ राजस्थान में। जब तक आपका टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड नहीं होगा, आप GST में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल नहीं हो। ठीक है, मान लो 18 अगस्त को आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया। 18 अगस्त को आपका टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड हो गया। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हो गए GST कानून में। ठीक है, अब आप 30 दिन के अंदर अप्लाई कर रहे हो। मान लो आपने 31 अगस्त को अप्लाई कर दिया। ठीक है, और आपको 2 सितंबर को आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया। ठीक है, तो अब 3 डेट्स आपके सामने आ गई। 18 अगस्त ये आपकी रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी डेट, 31 अगस्त ये आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डेट, और 2 सितंबर ये हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन ग्रांट डेट। ठीक है, जब तक आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक आपको अपना GSTN नंबर पता नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, नेचुरल सी बात है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर ही तो GSTN नंबर लिखा हुआ आएगा। अब एक बात ढंग से समझना, आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया था 18 अगस्त को ही, 40 लाख से क्रॉस कर गया, तो आप GST में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गए। और उस दिन के बाद से आपने अपने कस्टमर्स को जो भी इनवॉइसेस इश्यू किए उसमें आपने टैक्स चार्ज किया। 18 अगस्त के बाद आपने अपने जितने भी रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं आपके, उनको इनवॉइस इश्यू किए, सप्लाई की, तो उसमें आपने आउटपुट टैक्स चार्ज किया। बट आपने जो इनवॉइस इश्यू किए उसमें आप अपने GSTN नंबर नहीं लिख रहे हो। क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि आपको अपना GSTN नंबर ही 2 सितंबर को पता पड़ रहा है। ठीक है, तो अब 18 अगस्त से लेकर आपने 2 सितंबर तक जितने भी इनवॉइसेस इश्यू किए उसमें आपने आउटपुट टैक्स चार्ज तो किया, लेकिन उसमें आपने अपना GSTN नंबर नहीं लिखा। तो आपको ये इनवॉइसेस ऑलरेडी इश्यूड वो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। और क्यों रिवाइज करने पड़ेंगे? उस पर आपको अपना GSTN नंबर लिख के देना पड़ेगा। क्यों? अरे जो रेसिपिएंट हैं आपसे गुड्स और सर्विस लेने वाले, वो GST कानून में रजिस्टर्ड है, वो ITC लेंगे और उसके लिए सप्लायर का GSTN नंबर लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए 18 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच
आप जो भी इनवॉइसेस इश्यू कर चुके हैं उनको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे भी आईटीसी क्लेम हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे वैलिड डॉक्यूमेंट हैं एज पर रूल 36, इनके बेसिस पर आईटीसी क्लेम की जा सकती है। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है, गुड्स भी आ जाता है डिलीवरी चालान के साथ, इनवॉइस लेट आता है। अब एक बात बताओ, आपको जनवरी मंथ में गुड्स रिसीव हो गया, ठीक है, डिलीवरी चालान के साथ, लेकिन सप्लायर ने आपको इनवॉइस, सप्लायर का इनवॉइस आपको मार्च में रिसीव हुआ। आप आईटीसी कौन से महीने में लोगे, जनवरी में या मार्च में? बोलो। देखो सिचुएशन ढंग से समझना, आपको गुड्स एक्चुअली रिसीव हो गया जनवरी में डिलीवरी चालान के साथ, लेकिन उसका इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस आपको मार्च महीने में मिला। आप उस इनवॉइस की आईटीसी कब लोगे, जनवरी में लोगे या मार्च में लोगे? बताओ। देखिए हमने पढ़ा था कि टैक्स इनवॉइस पोजीशन में होना चाहिए, तो वो मार्च में पोजीशन में आ रहा है ना। अब आप कहोगे डिलीवरी चालान तो आ गया था जनवरी में ही, तो क्या डिलीवरी चालान के बेसिस पर आईटीसी ली जा सकती है क्या? नहीं ली जा सकती। मार्च में इनवॉइस आ रहा है तो आईटीसी मार्च में मिलेगी। बात समझे कि नहीं? चलो अब ये है हमारा रूल 36 नोट नंबर 1। तो जो भी डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पर हम आईटीसी ले रहे हैं उस पर रेलेवेंट पर्टिकुलर्स मेंशन होने चाहिए, और वो प्रेस्क्राइब हो रखे हैं रूल 46 में। और रूल 46 ऑफ सीजीएसटी रूल ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, कहां पर? टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट चैप्टर में आएगा। तो उसमें बता रखा है कि टैक्स इनवॉइस के ऊपर क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट पर वो सारे पर्टिकुलर्स होने चाहिए। अब यहां पर एक रिलैक्सेशन दिया, रूल 46 तो काफी सारे पर्टिकुलर्स बताता है। क्या वो सारे के सारे होने चाहिए तभी आईटीसी मिलेगी? तो यहां दे रखा है अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स सर्विस, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विस की हो, सप्लायर का भी जीएसटीएन नंबर और रेसिपिएंट का भी जीएसटीएन नंबर होना चाहिए। और अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई है, दूसरे स्टेट में सप्लाई दी गई है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी होना चाहिए इस पर लिखा हुआ। तो ये पर्टिकुलर्स तो उस पर होने ही चाहिए, मैंडेटरी है ये सारे पर्टिकुलर्स, तभी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगी। बात समझे कि नहीं? डॉक्यूमेंट पर क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए, कुछ मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स बताए गए हैं, वो होंगे तो ही रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगी। क्लियर? अच्छा, एक इश्यू और राइज होता है कि टैक्स इनवॉइस या जो डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट आईटीसी लेना चाह रहा है वो ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए या डुप्लीकेट कॉपी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो उसके बारे में रूल 48 कुछ गाइडेंस देता है। क्या वो कहता है? ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए बिल की। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए टू सपोर्ट द क्रेडिट एंट्री, तभी आप आईटीसी ले पाएंगे। और यहां हमने दे रखा है, आप रूल 46 और 48 आप पढ़ेंगे कहां? टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट चैप्टर में। क्लियर? तो ये हम पढ़ रहे हैं रूल 36। रूल 36 आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट पोजीशन में होना चाहिए। अब आपने आईटीसी ले ली, अब इसके सब रूल 2 में क्या बोला? आईटीसी शैल बी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ओनली इफ द एप्लीकेबल पर्टिकुलर्स, जो रूल 46 में बताए हुए वो उस डॉक्यूमेंट पे लिखे हुए, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट पर है और वो आपने फर्निश कर दी है। रेसिपिएंट को फाइल करना पड़ता है डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई के लिए जीएसटीआर 2, लेकिन जीएसटीआर 2 अभी गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया। और खैर यहां पर तो लिखा हुआ है कि जो रेसिपिएंट है अपनी इनवर्ट सप्लाई की डिटेल जीएसटीआर 2 में दे। क्लियर?
और सारे इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स उसमें मेंशन करें। ठीक है, कौन से पर्टिकुलर्स मेंशन करें? अरे ऊपर वाले ही, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज्ड, गुड्स सर्विस का डिस्क्रिप्शन, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लायर और रेसिपिएंट का जीएसटीएन नंबर। ठीक है, ये सारे पर्टिकुलर्स उस पर मेंशन होने चाहिए और ये सारी बातें आपको जीएसटीआर 2 में भी फर्निश करनी होगी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को। फिर अगर सारी बातें नहीं लिखी हैं तो इफ द डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन ऑल पर्टिकुलर्स, जो रूल 46 में बताए हैं वो सब के सारे पर्टिकुलर्स उस पर नहीं लिखे तो क्या आईटीसी नहीं मिलेगी? तो यहाँ कह रहे हैं सारे पर्टिकुलर्स होना जरूरी नहीं है, मिनिमम पर्टिकुलर्स होने चाहिए। क्या? डिटेल्स ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज्ड और गुड्स का डिस्क्रिप्शन, वही टोटल वैल्यू, सप्लायर और रेसिपिएंट का जीएसटीएन नंबर, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आईटीसी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को मिल जाएगी। ठीक है, मतलब ये सारे आपके मिनिमम पर्टिकुलर्स हैं, ये होंगे तो ही रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को आईटीसी अवेल करने का राइट होगा। फिर रूल 36 का सब रूल 3, डिनाइल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ फ्रॉड। अगर आपने फ्रॉड किया, विलफुल मिसस्टेटमेंट किया, गलत चीजें पेश की या सुप्रेशन ऑफ फैक्ट्स छुपाए, ठीक है, मतलब फ्रॉड किया, डिपार्टमेंट ने आपका डिमांड ऑर्डर निकाला फ्रॉड की वजह से, तो उस डिमांड ऑर्डर की कंप्लायंस में आपने कुछ टैक्स भरा, उसकी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है? देखिए, लैंग्वेज है नो आईटीसी शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन in respect of any tax that has been paid in pursuance of any order where any demand has been confirmed, कि उसने फ्रॉड किया, willful misstatement किया, suppression of facts किया, तो उसका डिमांड ऑर्डर निकला, डिमांड ऑर्डर आने की वजह से उसको टैक्स भरना पड़ा, उसकी आईटीसी उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट आपसे डिमांड ऑर्डर इशू करके कोई टैक्स ले और डिपार्टमेंट ने वो डिमांड ऑर्डर इशू किया आपके फ्रॉड करने की वजह से, तो आपने फ्रॉड किया, फिर डिपार्टमेंट ने आपसे टैक्स वसूलने के लिए आपको डिमांड ऑर्डर इशू किया, फिर आपने वो टैक्स पे किया, उसकी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। क्लियर? चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें, रूल 36 सब रूल 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें अमेंडमेंट भी है। रेस्ट्रिक्शन ऑन अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, इसका हेडिंग है आपको आईटीसी अवेल करनी दी जाएगी, बट रेस्ट्रिक्शन है उसके रिगार्डिंग। उस रेस्ट्रिक्शन का ध्यान रखते हुए आपको आईटीसी क्लेम करनी है। तो गवर्नमेंट ने अभी एट प्रेजेंट जीएसटीआर 1 है एप्लीकेबल, 2A और 3B एप्लीकेबल हैं। मैनी रेसिपिएंट्स ने क्या किया? स्टार्टेड क्लेमिंग एक्सेस आईटीसी। कहां लेने लग गए वो आईटीसी? 3B में, अपने जीएसटीआर 3B में कई लोग एक्सेस आईटीसी क्लेम करने लग गए, गवर्नमेंट की तकलीफ बढ़ गई। तो गवर्नमेंट ने ये रूल इंसर्ट किया 9 अक्टूबर 2019 से रूल 36 के अंदर सब रूल 4 इंसर्ट कर दिया। रूल 36 के अंदर सब रूल 4 इंसर्ट कर दिया। काफी लोग जीएसटीआर 3B में एक्सेस आईटीसी क्लेम करने लगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को 9 अक्टूबर 2019 से रूल 36 के अंदर सब रूल 4 इंसर्ट करना पड़ा, और इस बार तो इसमें अमेंडमेंट भी है। ठीक है, मतलब नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए एक अमेंडमेंट भी है यहाँ पर। खैर, हम पढ़ते हैं ये रूल है क्या। ये रूल है क्या? रूल 36 सब रूल 4, आईटीसी टू बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स, details of which have not been uploaded by the suppliers in GSTR 1।
हमने बात की थी कि सप्लायर को GSTR 1 फाइल करना होता है, तो रेसिपिएंट के GSTR 2A में वो सब रिफ्लेक्ट होता है। पढ़ा था हमने, पिछली क्लास में पढ़ा था ना हमने, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, देखो कि सप्लायर जो है, सप्लायर फाइल करता है GSTR 1 आउटपुट सप्लाई की डिटेल, तो जो रेसिपिएंट होता है वो उसके GSTR 2A में इनवर्ट सप्लाई बनके ऑटो पॉपुलेट होके आ जाता है, मतलब रिफ्लेक्ट होता है। मतलब सप्लायर की आउटपुट सप्लाई रेसिपिएंट की इनवर्ट सप्लाई के रूप में शो होती है रेसिपिएंट के GSTR 2A में। कब? जब सप्लायर अपना GSTR 1 फाइल करता है। तो मतलब सप्लायर के GSTR 1 से डिटेल ऑटो पॉपुलेट होकर रेसिपिएंट के GSTR 2A में आ जाती है। समझे बात? ये उसी से ही कनेक्टेड बात हो रही है। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर कि ITC रजिस्टर्ड पर्सन लेना चाहता है, उसकी डिटेल उस इनवॉइस की अपलोड ही नहीं की सप्लायर ने अपने GSTR 1 में, इनवॉइस सप्लायर ने शो ही नहीं किया वो। तो ऐसे इनवॉइस की ITC ले पाएंगे क्या? तो कैन नॉट एक्सीड, ले तो पाएंगे, लेकिन एक लिमिट तक। तो सप्लायर ने जो इनवॉइस अपलोड नहीं किया है अपने GSTR 1 में, रेसिपिएंट उसकी ITC ले तो सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। ये पहले लिमिट 20% हुआ करती थी, लेकिन अमेंडमेंट हो गया। कब से? 1 जनवरी 2020 से इस 20% को 10% कर दिया गया। तो अब नया ही याद रखें, तो नया क्या है, कितनी ले सकता है ITC? 10% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल in respect of invoices, debit notes, details of which have been uploaded by the supplier. Very interesting. अब ध्यान से सुनना, आप कौन से इनवॉइस की ITC लेना चाह रहे हैं जो सप्लायर ने अपलोड नहीं किया? जो सप्लायर ने अपलोड नहीं किया उस इनवॉइस की ITC रेसिपिएंट लेना चाहता है, लेकिन कितनी ले सकता है? जो सारे सप्लायर्स ने इनवॉइस अपलोड कर दिए उसकी ITC का 10% तक ही। दोबारा सुनो, इन जनरल सप्लायर इनवॉइस अपलोड कराए अपने GSTR 1 में, तभी रेसिपिएंट को ITC मिलेगी। लेकिन मान लो सप्लायर ने कोई इनवॉइस अपलोड नहीं कराया, रेसिपिएंट फिर भी उसकी ITC ले सकता है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड मैनर में। कितनी? जो भी रेसिपिएंट के सप्लायर्स थे और वो अपलोडेड इनवॉइसेस के रेस्पेक्ट में ITC है उसकी एलिजिबल, उसका 10%। मतलब वो जो इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ उसकी ITC लेना चाह रहा है, मिलेगी लिमिट तक। लेकिन लिमिट कैसे देखी जाएगी? लिमिट देखी जाएगी कि उसके जो भी सप्लायर थे, जो उसके इनवॉइसेस अपलोडेड थे, उसमें जो ITC थी उसका 10%। वो ITC ले पाएगा जो इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ उसके रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो देखो इस बात को हम थोड़ा इजी करके समझते हैं ना। आगे दे रखा है इफेक्ट ऑफ रूल 36 सब रूल 4। दो सिचुएशन है, इनवॉइस सप्लायर ने अपलोड कर दिए क्या अपने GSTR 1 में? अगर कर दिए तो उसकी फुल ITC है बस। जो सप्लायर ने अपलोड कर दिया इनवॉइस अपने GSTR 1 में, तो उसकी तो पूरी ITC मिलेगी ना, बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सेक्शन 16 वाली। लेकिन मुद्दा यह है कि जो इनवॉइस सप्लायर ने या डेबिट नोट सप्लायर ने अपलोड ही नहीं किया, नॉट अपलोडेड,
उसकी आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड मैनर में मिलेगी, फुल नहीं मिलेगी। कितनी? मैक्सिमम पहले 20 था, अब 10, ठीक है 10, अब याद रखना 10, लेकिन 10% किसका? अब ध्यान रखना 10% किसका? ऑफ एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेस और डेबिट नोट एंड GSTR1। उसके सप्लायर्स ने जितने भी इनवॉइस अपलोड करवा रखे हैं उसकी एलिजिबल आईटीसी जो भी बन रही है उसका 10%। तो देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि काउंट किसके लिए हो रहा है? उस इनवॉइस के लिए हो रहा है जो अपलोडेड नहीं है, लेकिन 10% किसका देख रहे हैं? उन इनवॉइसेस की आईटीसी का जो अपलोड हो गए हैं। समझ रहे हो बात को? इसको एक और एग्जांपल से समझेंगे हम। तो ये देखो जो पहले 20% था ना, 20% था, वो सब्स्टिट्यूट हो गया 10% से। उसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 75/2019 निकाला था, लेकिन वो अप्लीकेबल 1 जनवरी 2020 से हुआ। ठीक है, तो ये 20 का 10 कब से इफेक्टिव हुआ है? 1 जनवरी 2020 से इफेक्टिव हुआ है। चलिए अब ये प्रोविजो है वो हम बाद में समझेंगे। अब आते हैं हम इसी बात को कंटिन्यू रखते हैं। 10 इवन इफ सम इनवॉइसेस ऑफ इनवर्ट सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच IT डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल एलिजिबल ITC, वो आपके GSTR 2A में नहीं आ रहे, रेसिपिएंट के GSTR 2A में नहीं आ रहे, देन ऑल्सो तब भी रेसिपिएंट उसकी ITC ले पाएगा, बट रेस्ट्रिक्टेड मैनर में ले पाएगा 10% ऑफ टोटल एलिजिबल ITC ऑफ ऑल अपलोडेड इनवॉइसेस। अरे इजी वे में बात करो कि वो जो इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ उसके रेस्पेक्ट में ITC लेना चाहता है, लेकिन कितनी ले पाएगा? लिमिट के लिए क्या देखेंगे हम? 10% ऑफ एलिजिबल ITC ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेस। और लिमिट काम किसके लिए आएगी? जो इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ उसकी ITC के लिए। ठीक है, चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो इस एग्जाम्पल से तो क्लियर हो ही जाएगा। समझे बात? देखो मिस्टर ए रजिस्टर्ड सप्लायर है, उसके पास 100 इनवॉइसेस आए, 100 इनवॉइसेस हैं फॉर इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और उसमें 10 लाख की ITC छुपी हुई है। 10 लाख की ITC है उसमें, मतलब 100 इनवॉइसेस, उसके अंदर ITC है 10 lakhs, तो 10 लाख उसे मिल जानी चाहिए ITC फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। कंप्यूट द ITC दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मिस्टर ए इन हिज GSTR 3B। वो GSTR 3B में कितनी ITC ले पाएगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर? ठीक है, अच्छा ये अक्टूबर का GSTR 3B फाइल करने की लास्ट डेट क्या होगी? अगले महीने की 20 तारीख, मतलब 20 नवंबर तक उसे फाइल करना होगा। अक्टूबर का GSTR 3B उसे अगले महीने की 20 तारीख तक फाइल करना होगा, मतलब 20 नवंबर तक फाइल करना होगा। अब इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, कह रहे इंडिपेंडेंट केसेस हैं, अलग अलग हैं केसेस, एज्यूमिंग दैट GST ऑफ 10 lakhs इज अदरवाइज एलिजिबल फॉर ITC। वो सोच रहा है कि मुझे 10 लाख की ITC मिल ही जाएगी, मैं एलिजिबल हूं, मुझे मिल जाएगी, लेकिन केस नंबर 1, आउट ऑफ 100 इनवॉइसेस, उसके पास 100 इनवॉइसेस हैं तो सही, लेकिन 80 इनवॉइसेस जिसमें 6 लाख GST है, वो सप्लायर्स, रिस्पेक्टिव सप्लायर्स ने अपने GSTR 1 में अपलोड कर दिया, तो बाकी के 20 lakhs, तो बाकी के 20 इनवॉइसेस, बाकी के 20 इनवॉइसेस जिसके अंदर 4 लाख की ITC है। देखो 100 इनवॉइसेस है ना,
100 इनवॉइसेस हैं, उसमें से 80 जिसमें आईटीसी कितनी है 6 लाख की, वो अपलोड हो चुके हैं, वो रेस्पेक्टिव सप्लायर्स अपने GSTR1 में अपलोड करा चुके। तो बाकी के 20 इनवॉइसेस जिसमें 4 लाख की आईटीसी है वो रिस्पेक्टिव सप्लायर्स ने अपने GSTR1 में अपलोड ही नहीं कराए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, उसे आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड मैनर में मिलेगी। रूल 36 सब रूल 4 के हिसाब से रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। तो देखो मिस्टर ए को कितनी आईटीसी GSTR3B में लेनी है, अपने अक्टूबर का GSTR3B वो जो 20 नवंबर तक फाइल करने वाला है, उसमें GSTR3B में वो कितनी आईटीसी क्लेम करे। देखिए 80 इनवॉइसेस तो अपलोड रेस्पेक्टिव सप्लायर्स ने कर दिए अपने GSTR1 में, तो वो उसमें आईटीसी कितनी थी 6 लाख की, तो ये तो पूरी मिल जाएगी, ये पूरी मिल जाएगी, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन सवाल पैदा होता है बाकी के 20 इनवॉइसेस जो सप्लायर्स ने अपलोड नहीं कराए हैं अपने GSTR1 में, उसमें 4 लाख की आईटीसी थी, ये रेस्ट्रिक्टेड मैनर में मिलेगी। इस पर रूल 36 सब रूल 4 का रेस्ट्रिक्शन लगेगा, और ये रेस्ट्रिक्शन है क्या 10%। लेकिन 10% किसका, 10% किसका, 10% किसका, जो इनवॉइस अपलोड हो गए थे उसकी आईटीसी का 10%। अरे काउंटिंग तो चल रही है नॉट अपलोडेड जो इनवॉइस है उनकी, लेकिन लिमिट जो इनवॉइस अपलोड हो गए उसमें जो आईटीसी थी उसका 10% दिख रहे हैं। तो 6 लाख का 10% मतलब 60,000, और एक्चुअल आईटीसी इसमें कितनी है 4 लाख की, विच इज लेस। आपकी इन इनवॉइसेस में जो अपलोड नहीं हुए हैं उनकी एक्चुअल आईटीसी 4 लाख, आप सोच रहे हो मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगी, रेस्ट्रिक्टेड मिलेगी 10%। लेकिन इसके लिए लिमिट किसकी देखेंगे, जो इनवॉइस अपलोड हो गए थे उसकी आईटीसी कितनी है, वो एलिजिबल आईटीसी कहलाएगी। जो इनवॉइस अपलोड हो गए हैं उसके अंदर जो आईटीसी थी वो एलिजिबल आईटीसी कहलाएगी, उसका 10%। ठीक है, तो 60,000 और 4 लाख विच इज लेस, तो आईटीसी 60,000 ही मिलेगी। इसका मतलब आप सोच रहे थे हमको आईटीसी मिलनी चाहिए 10 लाख की, लेकिन मिलेगी कितनी 6,60,000 की। ठीक है, अब एक दिक्कत होगी आपको, आप बुक्स में 10 लाख ले चुके हो आईटीसी, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड रेसिपिएंट अपनी बुक्स में आईटीसी 10 लाख की ले चुका है, लेकिन रूल 36 सब रूल 4 ने पंगा कर दिया, उसकी आईटीसी क्लेम करने पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो वो बुक्स में तो 10 लाख की आईटीसी ले चुका है, तो क्या करना होगा, वो आईटीसी कितनी लेने के लिए एलिजिबल है 6,60,000। ठीक है, 6 लाख तो लेने के लिए एलिजिबल है ये जो इनवॉइस अपलोड हो चुके हैं, जो इनवॉइस अपलोड नहीं किए सप्लायर्स ने उसकी 60,000 ही ले सकता है, तो टोटल कितनी ले सकता है 6,60,000। तो बुक्स में तो उसने 10 लाख ले ली ना, और वो 6,60,000 ही लेने के लिए काबिल है, तो बाकी की 3,40,000 उसे बुक्स में रिवर्स करनी पड़ेगी। मिस्टर ए को अपनी बुक्स में 3,40,000 की आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी बुक्स में। मैं GSTR3B की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें आईटीसी रिवर्सल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिस्टर ए को बुक्स के अंदर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 3,40,000 की आईटीसी रिवर्स करनी होगी। क्लियर? अब तो देखो इस केस में वो मिस्टर ए सोच रहा था मेरे को 10 लाख की आईटीसी मिलेगी, लेकिन उसे आईटीसी मिली 6,60,000। ये है रूल 36 सब रूल 4 का इफेक्ट। अब एक दूसरी सिचुएशन डिस्कस करते हैं। देखो केस नंबर 2,
केस नंबर 2, 100 इनवॉइसेस हैं, उसमें से 95 इनवॉइसेस जिसमें 9,80,000 की आईटीसी है, वो रेस्पेक्टिव सप्लायर्स ने अपने जीएसटीआर1 में अपलोड कर दी है। ठीक है, और वो फाइल भी कर दिया ड्यू डेट तक। ठीक है, जीएसटीआर1 की ड्यू डेट क्या होती है? अगले महीने की 10 तारीख। तो सप्लायर ने अगले महीने की 10 तारीख तक वो रिटर्न सारे फाइल कर दिए। लेकिन 5 इनवॉइसेस बाकी बचे ना, जिसमें 20,000 की आईटीसी होगी। तो देखो केस नंबर 2 आपका क्या बनता है। इस सिचुएशन में मिस्टर ए अपने जीएसटीआर3बी में कितनी आईटीसी लेगा? अक्टूबर का वो जीएसटीआर3बी जब फाइल करेगा, कब तक? 20 नवंबर तक। तो इस जीएसटीआर3बी अक्टूबर का, इसमें वो कितनी आईटीसी ले? देखो 95 इनवॉइसेस रेस्पेक्टिव सप्लायर्स ने अपलोड करा दी अपने जीएसटीआर1 में। उसमें आईटीसी थी 9,80,000 की, वो तो पूरी मिल जाएगी क्योंकि उसके रेस्पेक्टिव इनवॉइसेस तो अपलोड हो चुके हैं। जो अपलोड नहीं हुए उसके लिए रेस्ट्रिक्शन काम आएगा। 5 इनवॉइस अपलोड नहीं हुए, उसकी बाकी की आईटीसी कितनी थी? सिर्फ 20,000, क्योंकि टोटल आईटीसी तो 10,000 ही है। 10 लाख टोटल आईटीसी 10 लाख है। ठीक है, और टोटल आईटीसी 10 लाख है। 9,80,000 के आईटीसी के इनवॉइसेस अपलोड हो चुके हैं, तो रिमेनिंग आईटीसी के इनवॉइसेस रेस्पेक्टिव सप्लायर्स ने अपलोड नहीं कराए हैं अपने जीएसटीआर1 में। ठीक है, तो अब लिमिट की काउंटिंग कैसे होगी? जो इनवॉइस अपलोड हो गए उनकी आईटीसी कितनी थी? वो एलिजिबल आईटीसी है। ठीक है, उसका 10%, तो ये हुआ कितना? 98,000। लेकिन एक्चुअल आईटीसी नॉट अपलोडेड की कितनी थी? 20,000, तो 20,000 पूरी मिल गई ना। इस केस में पूरी मिल गई। पूरी का क्या मतलब है? अरे 10 लाख क्लेम करना चाहते थे, 10 लाख पूरी मिल गई। ये रेस्ट्रिक्शन हमारा बाल भी नहीं बाका बिगाड़ पाया ये। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। 10 लाख की आईटीसी थी, पूरी की पूरी मिल गई। समझे बात? चलिए, तो ये रेस्ट्रिक्शन है किसके लिए? जो इनवॉइस अपलोड नहीं किए रिस्पेक्टिव सप्लायर्स ने। ठीक है, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन है 10% का। लेकिन 10% की काउंटिंग किस पे होगी? जो इनवॉइसेस रिस्पेक्टिव सप्लायर्स ने अपलोड करा दिए, उसमें जो एलिजिबल आईटीसी थी उसका 10%। बात समझ आई? ठीक है, तो काउंटिंग हो रही है, रेस्ट्रिक्शन काम कर रहा है नॉट अपलोडेड वाले इनवॉइसेस के लिए, लेकिन 10% वाली लिमिट के लिए जो एलिजिबल आईटीसी देख रहे हैं वो अपलोडेड इनवॉइसेस की देख रहे हैं। क्लियर? चलिए, अब तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है कि जो इनवॉइसेस सप्लायर्स ने अपलोड नहीं कराए, उसके लिए आप रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी ही ले सकते हैं। ये जो कंडीशन है गवर्नमेंट ने कुछ महीनों के लिए क्यूमुलेट कर दी। वैसे तो ये 10% आपको हर महीने देखना है। ठीक है, आपको हर महीने देखना है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक प्रोविजो इंसर्ट किया है। ये प्रोविजो भी अमेंडमेंट है। ये 20 का 10 हुआ, ये भी अमेंडमेंट है। और ये प्रोविजो की बात करने वाले हैं, ये भी अमेंडमेंट है। देखो, दिस कंडीशन shall apply cumulatively for the period of February, March, April, May, June, July, August 2020। अरे तो इन महीनों में प्रॉब्लम क्या है? वैसे तो आपको हर महीने देखना है 10%, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सारे महीनों का आपको क्यूमुलेट करके 10% देखना है। ठीक है, ऐसा क्यों? अरे कोरोना ने प्रॉब्लम कर दी, कोविड-19 ने प्रॉब्लम की, जिसकी वजह से सप्लायर्स अपना जीएसटीआर1 लेट फाइल कर रहे हैं। ठीक है,
तो गवर्नमेंट ने टाइम दिया और इन सारे ये जो 10% का रेस्ट्रिक्शन है इन सारे महीनों के लिए क्यूमुलेट करके देखा जाएगा, फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, अब एक बात समझना, और क्यूमुलेट कब तक कर सकते हो? द रिटर्न ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द टैक्स पीरियड September 20 shall be furnished with a cumulative adjustment of input tax for such month। तो देखो आप कौन कौन से महीने का क्यूमुलेट कर सकते हो, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त भी, लेकिन सितंबर ऑटोमेटिक इंक्लूड हो गया। कैसे? तो फरवरी टू सितंबर बोलेंगे, ये क्यूमुलेटिव महीनों का हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, मतलब सारे महीनों का साथ एडजस्टमेंट, मंथ वाइज नहीं, इन महीनों के लिए मंथ वाइज नहीं कर सकते हम, इन सबका हमको क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट करना होगा 10% चेक करने के लिए। ठीक है, तो अगस्त तक तो था ही लिखा हुआ, अगस्त तक तो लिखा हुआ था ही, अरे बाद में सितंबर में क्लेम करेंगे तो सितंबर का भी तो इंक्लूड हो ही जाएगा, सितंबर महीने का 3B फाइल करेंगे तो उसमें सितंबर महीने का तो एडजस्टमेंट होगा ही, इंप्लाइड है। कहने का मतलब फरवरी टू सितंबर इंक्लूडिंग सितंबर ऑल्सो, उन सब का आप क्यूमुलेटिव 10% का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब ये महीने आपको इंडिविजुअली नहीं देखने 10% के लिए, आपको क्यूमुलेटिवली देखने हैं। क्लियर? खैर ये टेम्पररी बात है, तो यहां दे रखा है आपको, दिस प्रोविजो हैज बीन मेड टेम्पररीली एज देयर इज लेट फाइलिंग ऑफ GSTR 1 ड्यू टू COVID-19, और ये प्रोविजो इंसर्ट हुआ नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 कब से? 3 अप्रैल 2020 से इफेक्टिव हो गया। तो वैसे तो आपको ये 10% का एडजस्टमेंट देखना है मंथ वाइज, लेकिन फेब टू सितंबर महीनों के लिए सितंबर में आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फेब टू सितंबर महीने का एडजस्टमेंट आप सितंबर 2020 के GSTR 3B में कर सकते हैं क्यूमुलेटिवली, हर महीने का इंडिविजुअली नहीं, इन सारे महीनों का क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट अलाउड है COVID-19 की वजह से। ठीक है, तो ये भी अमेंडमेंट है, हालांकि इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट अमेंडमेंट तो है ही है। चलिए अब आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया, ये भी अमेंडमेंट है, ये पहले नहीं था क्लैरिफिकेशन, ये भी गवर्नमेंट ने दिया सर्कुलर नंबर 123/42/2019। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन है एज टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलमेंट ऑफ ITC अंडर रूल 36 सब रूल 4। तो इसमें CBIC ने काफी बातों पर क्लैरिफिकेशन जारी किया। पहला इश्यू क्या था कि ये 10% कौन चेक करेगा? क्या GST पोर्टल पर हम डिटेल डालेंगे और GST पोर्टल चेक करेगी क्या 10% की काउंटिंग? नो, ये टैक्स पेयर को ही चेक करना है, GST पोर्टल चेक नहीं करेगी। ठीक है, तो देखा आपको फर्स्ट पॉइंट, दिस रेस्ट्रिक्शन इज नॉट इम्पोज थ्रू GST पोर्टल। GST पोर्टल कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करेगी, मतलब ये 10% का रेस्ट्रिक्शन GST पोर्टल चेक नहीं करेगी। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर, वो चेक करे कि ITC इज अवेल्ड एज पर दिस रूल। ठीक है, मतलब ये 10% वाला लफड़ा टैक्स पेयर खुद ध्यान में रखे, GST पोर्टल ध्यान नहीं रखेगी। And therefore availment of restricted ITC shall be done on the basis of self-assessment basis by the taxpayer। मतलब ये 10% की लिमिट टैक्स पेयर सेल्फ एसेस करे। क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट, ये 10% का रेस्ट्रिक्शन सिर्फ उन्हीं इनवॉइसेस के लिए है जो सप्लायर अपलोड करवाता है अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, मतलब GSTR 1 में।
तो सप्लायर जो इनवॉइसेस अपलोड कराता है अपने GSTR1 में, ये 10% का रेस्ट्रिक्शन उन्हीं इनवॉइसेस के लिए है। ठीक है, इसका मतलब ये 10% का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसके लिए? IGST पेड ऑन इंपोर्ट, डॉक्यूमेंट इशूड अंडर RCM, ठीक है, और क्रेडिट रिसीट फ्रॉम ISD मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्यों? ये सारे इनवॉइसेस GSTR1 में रिपोर्ट नहीं होते। ये 10% का रेस्ट्रिक्शन उन्हीं इनवॉइसेस के लिए है जो सप्लायर बताता है, रिपोर्ट करता है GSTR1 में। और भी इनवॉइसेस होते हैं जिसके बेसिस पर ITC ली जाती है, ठीक है, जैसे RCM वाला इनवॉइस जो रेसिपिएंट खुद को इश्यू करता है, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते तो IGST पे करते हैं, ठीक है। तो वो सारे इनवॉइसेस सेक्शन 37 के दायरे से बाहर है, मतलब वो सारे इनवॉइसेस GSTR1 में रिपोर्ट नहीं होते, वो सारे इनवॉइसेस GSTR1 में रिपोर्ट नहीं होते। तो ये 10% का रेस्ट्रिक्शन उन्हीं इनवॉइसेस के लिए है जो सप्लायर GSTR1 में रिपोर्ट करता है। जो इनवॉइसेस सप्लायर GSTR1 में रिपोर्ट नहीं करता उस पे ये 10% का रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये रेस्ट्रिक्शन अगर लग भी रहा है तो ऐसे इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स पर लगेगा जिन पर ITC ली जा रही है आफ्टर 9 अक्टूबर 2019, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अरे ये रूल 36 सब रूल 4 आया ही कब से? ये 9 अक्टूबर 2019 से ही तो आया। तो उसके बाद जो ITC लेनी है जिन इनवॉइसेस के रेस्पेक्ट में, डेबिट नोट्स के रेस्पेक्ट में, ये रेस्ट्रिक्शन उन्हीं के लिए तो काम आएगा, ठीक है। चलिए, अब ये जो 10% का रेस्ट्रिक्शन है, क्या ईच सप्लायर वाइज देखेंगे क्या? नो, कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे। ऑल सप्लायर्स की एलिजिबल ITC, जो इनवॉइसेस उन्होंने अपलोड करा दिए उनकी एलिजिबल ITC, ऑल सप्लायर्स। मैं रेसिपिएंट हूं, मेरे जितने भी सप्लायर्स हैं उनकी जो भी एलिजिबल ITC है, जो इनवॉइसेस वो अपलोड करा चुके हैं उनकी जो एलिजिबल ITC है उसका 10%, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस हुआ ना, 10% की लिमिट ऑल सप्लायर्स के हिसाब से देखनी है, ईच सप्लायर के हिसाब से नहीं देखनी है, ठीक है। कैसे? क्यों? दिस इज लिंक टू टोटल एलिजिबल ITC फ्रॉम ऑल सप्लायर्स अगेंस्ट ऑल सप्लाईज whose detail have been uploaded by the suppliers in GSTR1, ठीक है। तो कंप्यूटेशन उन्हीं का ही लेना है, वो इनवॉइसेस जिनकी ITC अदरवाइज एलिजिबल है, मतलब एलिजिबल ITC का 10% लेना है। जो ITC एलिजिबल ही नहीं है, हम पढ़ेंगे आगे चल के ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, कुछ केसेस में ITC मिलेगी नहीं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ब्लॉक्ड क्रेडिट, ठीक है। तो गवर्नमेंट कुछ सिचुएशन में ITC को ब्लॉक कर देगी, लेने ही नहीं देगी। ITC ब्लॉक हो जाएगी, लेने ही नहीं देगी गवर्नमेंट, तो फिर उस पर 10% क्या चेक करोगे? बोलो, उस पर 10% चेक नहीं करना है, उसकी ITC वैसे ही नहीं मिलनी, वो एलिजिबल ही नहीं है ITC, ठीक है। तो जो ITC गवर्नमेंट ने सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक कर दी है, वो एलिजिबल ITC नहीं है। और हमें 10% किसका देखना है? एलिजिबल ITC ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेस, ठीक है। तो एलिजिबल ITC के अंदर वो ब्लॉक्ड क्रेडिट इंक्लूड नहीं होगी, तो ब्लॉक क्रेडिट वुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटिंग 10%। क्लियर है वो तो बात? चलिए फिर, तो ये CBIC ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने कुछ क्लैरिफिकेशन इशू की। अब देखिए, जो ITC आप ले रहे हैं जिसकी डिटेल अपलोड नहीं हुई है तो आपको रेस्ट्रिक्टेड मिलेगी 10%, वो शैल नॉट एक्सीड 10%। किसका?
ऑफ एलिजिबल आईटीसी का। एलिजिबल आईटीसी कहां से आएगी? ऐसे इनवॉइसेस जो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो देखो काउंटिंग तो रेस्ट्रिक्शन की किसके लिए हो रही है? ऐसे इनवॉइस जो अपलोड नहीं हुए। लेकिन 10% किसका देख रहे हैं? 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी जो इनवॉइस अपलोड हो चुके, ठीक है। अच्छा, ये एलिजिबल आईटीसी जो हमको देखनी है, जो इनवॉइस अपलोड हो चुके हैं उसकी एलिजिबल आईटीसी हमको देखनी है, उसका 10% करना है ना। तो वो इनवॉइसेस अपलोड हो चुके हैं, उसकी एलिजिबल आईटीसी का 10% हमको देखना है। तो वो इनवॉइस जो अपलोड हो चुके हैं वो किस डेट तक अपलोड हो चुके होने चाहिए? कोई पर्टिकुलर डेट होनी चाहिए ना, जिस डेट को हम देखें कि वो इनवॉइस अपलोड हो गए। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो सप्लायर के जीएसटीआर 1 फाइल करने की ड्यू डेट होती है, जो सप्लायर के जीएसटीआर 1 फाइल करने की ड्यू डेट होती है, ठीक है, उस डेट तक देखो आप, उस डेट तक देखो, ठीक है। तो इस बात को ऐसे समझो। देखिए कोई भी सप्लायर है, मान लो आपको चेक करना है कि जनवरी 2020 में मुझे आईटीसी लेनी है और मेरे कुछ सप्लायर्स ने इनवॉइस अपलोड नहीं किए। तो जिन सप्लायर्स ने अपने इनवॉइस अपलोड कर दिए हैं उसकी एलिजिबल आईटीसी, तो वो जो सप्लायर है, जो सप्लायर्स हैं वो अपना क्या फाइल करेंगे? जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, ठीक है। कब तक? अरे जीएसटीआर 1 फाइल करने की ड्यू डेट क्या होगी? जनवरी 2020 के लिए क्या होगी? 10 फरवरी 2020 तक। उन सप्लायर्स ने जीएसटीआर 1 फाइल करके जो इनवॉइसेस अपलोड करवा दिए हैं उसमें जो भी एलिजिबल आईटीसी बन रही है उसका 10% ही क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। तो रेसिपिएंट लेना चाहता है आईटीसी उन इनवॉइसेस की जो सप्लायर्स ने अपलोड नहीं कराए, तो उसकी आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड मिलेगी, ठीक है। लेकिन वो मिलेगी किसकी? कितनी? 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। और तो एलिजिबल आईटीसी के लिए तो अपलोडेड इनवॉइसेस देखते हैं जो सप्लायर्स ने अपलोड करवा दी है। तो वो कब तक देखेंगे? तो जनवरी की आईटीसी लेनी है, 10 फरवरी तक रेसिपिएंट देखे कि मेरे सप्लायर्स ने कौन कौन से इनवॉइसेस अपलोड करा दिए हैं, उसमें जो भी मेरी एलिजिबल आईटीसी बन रही है उसका 10% ही ले पाऊंगा। क्लियर? ये रेसिपिएंट को पता कैसे पड़ेगा? उसकी सप्लायर ने फाइल कर दिया जीएसटीआर 1। अरे इधर सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता है ना, तो वो रेसिपिएंट की डिटेल ऑटो पॉपुलेट होके आती है जीएसटीआर 2A में। मतलब रेसिपिएंट अपना जीएसटीआर 2A खोल के देख ले, ठीक है। कब तक देखे? वो अपना जीएसटीआर 2A कब तक खोल के देखे? जो उसके पास आईटीसी अवेलेबल है ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1, सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 मतलब 10 तारीख तक रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A के अंदर जो भी एलिजिबल आईटीसी थी, अगले महीने की 10 तारीख तक रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A के अंदर जो भी एलिजिबल आईटीसी थी, रेसिपिएंट उसका ही 10% रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी ले पाएगा। किसके रेस्पेक्ट में? जो इनवॉइसेस अपलोड नहीं किए सप्लायर्स ने। जो सप्लायर्स ने इनवॉइसेस अपलोड नहीं किए उसके लिए वो रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी लेगा। रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी 10% होगी एलिजिबल आईटीसी ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेस, ठीक है। तो वो एलिजिबल आईटीसी कब तक देखनी है? कब तक देखनी है? सप्लायर्स के जीएसटीआर 1 फाइल करने की ड्यू डेट तक, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे समझा कि सप्लायर के इनवॉइस, सप्लायर का जीएसटीआर 1 फाइल करने की ड्यू डेट जनवरी 2020 के लिए क्या होगी? 10 फरवरी 2020। तो 10 फरवरी 2020 तक
एलिजिबल आईटीसी देखनी है। और रेसिपिएंट कैसे देखेगा? अपना जीएसटीआर 2A ओपन करके देखेगा, ठीक है, क्योंकि सप्लायर के जीएसटीआर 1 से वो डिटेल ऑटो पॉपुलेट होके रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A में आती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। चलिए अब एक प्रॉब्लम देखो। अभी हमने एक बात करी थी केस नंबर 1 में। मिस्टर ए सोच रहा था मेरे को आईटीसी मिलनी चाहिए 10 लाख की, लेकिन मिली कितनी? 6,60,000 की, तो बाकी की 3,40,000 की नहीं मिली। तो बैलेंस आईटीसी 3,40,000 बैलेंस आईटीसी उसको कब मिलेगी? मिलेगी या नहीं? मिलेगी। वो रेस्पेक्टिव सप्लायर्स उस इनवॉइस की डिटेल अपलोड कराएं, ठीक है, तो मिल जाएगी। तो बैलेंस आईटीसी 3,40,000 मिस्टर ए को कब मिलेगी, उसके बारे में सीबीआईसी ने क्या क्लैरिफिकेशन इशू किया। देखिए, सीबीआईसी ने क्या बोला कि बैलेंस आईटीसी ले सकते हैं, टैक्स पेयर ले सकता है, सक्सीडिंग मंथ्स में ले लेगा, ठीक है। सक्सीडिंग मंथ्स में कब लेगा? जब सप्लायर्स अपने जीएसटीआर 1 में उस इनवॉइस की रिपोर्टिंग करेंगे। तो जब सप्लायर वो इनवॉइस अपलोड कराएंगे अपने जीएसटीआर 1 में, तो रेसिपिएंट बैलेंस आईटीसी क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, ऊपर वाली सिचुएशन में आपकी बैलेंस आईटीसी क्या थी जो अलाउ नहीं हुई? आप रेसिपिएंट हो, आपको आईटीसी कितनी लेनी थी? 10 लाख लेनी थी आईटीसी आपको, मिली कितनी? 6,60,000। तो कितनी नहीं मिली? 3,40,000 की आईटीसी नहीं मिली। ये बैलेंस आईटीसी है, ये आपको लेनी है। तो कब ले पाएंगे उसके बारे में यहां दे रखा है। सक्सीडिंग मंथ में लेंगे। सक्सीडिंग मंथ में जब सप्लायर रेस्पेक्टिव इनवॉइस अपलोड कराएगा अपने जीएसटीआर 1 में, तब ले पाएंगे, ठीक है। अब एक बात समझना, आईटीसी कितनी लेनी है? बैलेंस आईटीसी कितनी थी केस नंबर 1 में? 3,40,000, ठीक है। तो 3,40,000 की बैलेंस आईटीसी क्लेम करनी है। अब कितनी आईटीसी तक के इनवॉइसेस सप्लायर अपलोड कराए ताकि 3,40,000 की बैलेंस आईटीसी क्लेम की जा सके? तो देखो, इसकी कैलकुलेशन ऐसे करना, आपकी बैलेंस आईटीसी है 3,40,000, ठीक है। 3,40,000 डिवाइडेड बाय 1.10, तो आपका आएगा 3,09,091। अब एक बात समझना, 3,40,000 की आईटीसी क्लेम करना रह गया था, ये बैलेंस आईटीसी है, ये क्लेम करनी बाकी है। तो 3,09,000 3,09,091 इतनी आईटीसी से कनेक्टेड इनवॉइसेस अगर सप्लायर अपलोड करवा दे अपने जीएसटीआर 1 में, ध्यान से सुनो, ये 3,09,091 जितनी आईटीसी से कनेक्टेड इनवॉइसेस सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 में अपलोड करा दे, तो फिर इधर मिस्टर ए रेसिपिएंट को 3,40,000 की आईटीसी मिल जाएगी, ठीक है। या हम टोटल देखना चाहें तो टोटल आईटीसी लेनी है 10 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.10, तो ये आपका आता है
9,09,091। तो आपको 10 लाख की आईटीसी पूरी लेनी है। तो उसके लिए कितनी आईटीसी से कनेक्टेड इनवॉइसेस सप्लायर अपने GSTR1 में बताए, कितनी आईटीसी से कनेक्टेड इनवॉइसेस सप्लायर अपने GSTR1 में बताए, 9,09,091। इतनी आईटीसी से कनेक्टेड इनवॉइसेस सप्लायर अपने GSTR1 में बताए तो मिस्टर ए का काम बन जाएगा और उसे पूरी 10 लाख की आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे आपको क्या दे रखा है देखिए, ही कैन क्लेम proportionate ITC as and when the details of some invoices are uploaded by the supplier। ठीक है, इसको आगे बता रखा है कि आप बैलेंस आईटीसी लेना चाहते हो 3,40,000 की, ठीक है, वो आप अवेल कर सकते हो। कब? टोटल आईटीसी pertaining to invoices details of which have been uploaded reaches, जब तक आपके कितनी आईटीसी से कनेक्टेड इनवॉइसेस सप्लायर अपलोड करा दे अपने GSTR1 में 9,09,091। ठीक है, तो आईटीसी पूरी 10 लाख मिल जाएगी मिस्टर ए को। ठीक है, इन अदर वर्ड्स टैक्स पेयर में अवेल फुल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पीरियड, पूरी 10 लाख की आईटीसी वो ले सकता है एज एंड व्हेन, कब? जब इनवॉइसेस अपलोड कर दे सप्लायर कितनी आईटीसी से कनेक्टेड, टू द एक्सटेंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी अपॉन 1.10। ठीक है, तो 10 लाख एलिजिबल आईटीसी है अपॉन 1.10। तो कितनी आईटीसी से कनेक्टेड इनवॉइसेस सप्लायर अपलोड करा दे? 9,09,091। इतनी आईटीसी से कनेक्टेड इनवॉइसेस सप्लायर अपलोड करा दे अपने GSTR1 में तो उसे पूरे 10 लाख की आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो ओवरऑल पोजीशन तो है क्या, ओवरऑल पोजीशन क्या है देखो, 6 लाख की आईटीसी मिल चुकी थी, लेनी कितनी थी? 10 लाख की। देखो 10 लाख की आईटीसी लेना चाह रहे हैं, देखो इधर 10 लाख की आईटीसी लेना चाह रहे थे, उसमें से 6 लाख के तो आईटीसी मिल गई क्योंकि उसके रेस्पेक्टिव इनवॉइसेस सप्लायर्स ने अपने GSTR1 में रिपोर्ट कर दिए थे, अपलोड कर दिए थे, तो 6 लाख की आईटीसी तो मिल ही गई थी। ठीक है, फिर बाकी बची थी 4 लाख, लेकिन 4 लाख में से भी तो 60,000 की आईटीसी मिल गई थी। ठीक है, तो कितने की नहीं मिली थी? कितने की नहीं मिली थी? तो आपको मिल गई थी 6,60,000। 10 लाख में से 6,60,000 की मिल गई थी, तो कितने की नहीं मिली थी? 3,40,000 की नहीं मिली थी। अब ये लेनी है, बैलेंस आईटीसी है ये 3,40,000, ये आईटीसी लेनी है तो सक्सीडिंग मंथ में लेंगे जब उसके रिस्पेक्टिव सप्लायर्स अपना GSTR1 फाइल करेंगे और उसमें वो रिस्पेक्टिव इनवॉइसेस अपलोड कराएंगे। तो कितनी आईटीसी से कनेक्टेड इनवॉइसेस सप्लायर्स अपलोड कराएं ताकि ये बैलेंस आईटीसी 3,40,000 मिस्टर ए को मिल जाए? तो देखिए डिवाइड बाय 1.10 तो आता है आपका 3,09,091। तो कहने का मतलब 3,09,091 आईटीसी से कनेक्टेड इनवॉइसेस, 3,09,091 आईटीसी से कनेक्टेड जो इनवॉइसेस हैं, इतनी वैल्यू तक के इनवॉइसेस जितना ये आईटीसी कवर कर जाए
ठीक है, मतलब इस आईटीसी से कनेक्टेड जितनी वैल्यू तक के इनवॉइसेस हैं वो सप्लायर अपलोड करा दे अपने GSTR1 में, ठीक है। तो मिस्टर ए को 3,40,000 की बैलेंस आईटीसी मिल जाएगी। आप इस बात को ऐसे समझें, 3,09,091 तक की आईटीसी से कनेक्टेड इनवॉइसेस रेस्पेक्टिव सप्लायर्स अपने GSTR1 में अपलोड करा दें, तो इतनी आईटीसी तक के भी इनवॉइसेस अगर अपलोड हो जाएं तो मिस्टर ए को 3,40,000 बैलेंस आईटीसी मिल जाएगी, ठीक है। अब बात 10 लाख के कॉन्टेक्स्ट में करें तो 10 लाख के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 1.10, तो कितनी आईटीसी से कनेक्टेड इनवॉइसेस अपलोड हों? 9,09,091। इतनी आईटीसी से कनेक्टेड इनवॉइसेस अगर रिस्पेक्टिव सप्लायर अपने GSTR1 में अपलोड करा दें तो मिस्टर ए को पूरे 10 लाख की आईटीसी मिल जाएगी, ठीक है। बात समझ आई? देखिए नीचे यही दे रखा है, आपको यही दे रखा है, देखो अभी जो हमने डिस्कस किया वही दे रखा है। फॉर एग्जांपल केस नंबर 1 में आपकी बैलेंस आईटीसी 3,40,000 थी, ठीक है। अब 3,40,000 की आईटीसी अगर चाहिए तो कितनी आईटीसी से कनेक्टेड इनवॉइसेस अपलोड कर दें सप्लायर्स? 3,09,091, ठीक है। तो इस तरीके से उसको आईटीसी टोटल कितनी वैल्यू तक की आईटीसी के इनवॉइसेस अपलोड हो जाएं? 9,09,091। इतनी आईटीसी से कनेक्टेड इनवॉइसेस अगर अपलोड हो जाएं, सप्लायर्स अपने GSTR1 में अपलोड कर दें तो मिस्टर ए को पूरे 10 लाख की आईटीसी मिल जाएगी। समझे बात? अच्छा, केस नंबर 2 में ये लफड़ा ही नहीं है। क्यों? केस नंबर 2 में ये लफड़ा ही नहीं है, बैलेंस आईटीसी कुछ बची नहीं। कैसे नहीं बची? देखो केस नंबर 2 में आप आईटीसी लेना चाह रहे थे 10 लाख और 10 लाख मिल ही गई, तो बैलेंस आईटीसी कुछ बची ही नहीं, ठीक है। तो बैलेंस आईटीसी को क्लेम करने का इश्यू ही अराइज नहीं होगा क्योंकि पूरी की पूरी आईटीसी केस नंबर 2 में मिल चुकी थी। मिस्टर ए को पूरी की पूरी आईटीसी अलाउ हो चुकी थी मिस्टर ए को। क्लियर? बात समझ आई? तो ये सर्कुलर इशू किया CBIC ने। इस मैटर पर क्लैरिफिकेशंस फिर लिए। अब हम बात करते हैं रूल 37 की। रूल 37 में आते हैं। हमने बात की थी रूल 37 आएगा काम कहां पर काम आएगा? हमने पढ़ा था सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर 3 प्रोविजो पढ़े थे। सेकंड प्रोविजो के अंदर बोला था कि रेसिपिएंट सप्लायर के बिल का पेमेंट 180 दिन के अंदर कर दे, नहीं करेगा तो सप्लायर को उस इनवॉइस की आईटीसी रिवर्स करनी होगी, ठीक है। तो रूल 36 उसके बारे में था, रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन, ठीक है। और हमने पढ़ा था 180 दिन बाद ही सही रेसिपिएंट पेमेंट कर देता है सप्लायर के बिल का पेमेंट, सप्लायर को कर देता है रेसिपिएंट पेमेंट, तो वो आईटीसी दोबारा भी ले सकता है, रिक्लेम, ठीक है। तो रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड आईटीसी ऑन एनी इनवर्ट सप्लाई ले चुका आईटीसी, लेकिन बट फेज टू पे टू द सप्लायर देयर ऑफ, वो सप्लायर के बिल का पेमेंट नहीं करता। अच्छा, सप्लायर के बिल के अंदर होता क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स दोनों ही होता है ना, तो वो पेमेंट नहीं करता विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेकंड प्रोविजो। वो टाइम लिमिट क्या थी? सप्लायर के इनवॉइस की इश्यू एक्चुअल
इशू डेट से 180 दिन के अंदर, 180 दिन के अंदर, ठीक है। तो अगर पेमेंट नहीं करता वो सप्लायर को, सप्लायर के इनवॉइस की इशू डेट से 180 दिन के अंदर, तो उस इनवॉइस की आईटीसी रेसिपिएंट को रिवर्स करनी होती है, ठीक है। तो शेल फर्निश द डिटेल ऑफ सच सप्लाई, तो वो खुद चला के बताए कि मैंने सप्लायर को इस सप्लाई का पेमेंट नहीं किया, अमाउंट ऑफ वैल्यू नॉट पेड, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड मैंने ले ली थी और उस बिल का पेमेंट मैंने सप्लायर को किया ही नहीं। अच्छा, ये रिपोर्टिंग वैसे किसमें हो, जीएसटीआर 2 में हो, लेकिन एट प्रेजेंट जीएसटीआर 2 की फाइलिंग पोस्टपोन है, तो रिपोर्टिंग जीएसटीआर 3B में होगी, जीएसटीआर 3B में रिपोर्टिंग होगी इस बात की। चलिए, तो कौन से महीने का जीएसटीआर 3B, अब ढंग से समझना, ये रिपोर्टिंग कौन से महीने में होगी। फॉर द मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द पीरियड ऑफ 180 days, फॉर द मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द पीरियड ऑफ 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। मतलब क्या, जब 180 दिन एक्सपायर हो गए उसका अगला दिन, ठीक है, तो 181st डे जब आएगा, वो जो भी महीना होगा उसका जो जीएसटीआर 3B फाइल होगा उसमें इसकी रिपोर्टिंग होगी, ठीक है। और कंडीशन ऑफ पेमेंट, कुछ केसेस में ये 180 दिन का रूल एप्लीकेबल ही नहीं होगा, मतलब 180 दिन के अंदर पेमेंट करने की कंडीशन कुछ केसेस में एप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब अगर उस केस में पेमेंट नहीं भी होना तो आपको आईटीसी रिवर्स नहीं करनी होगी। ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर ये 180 दिन वाला रूल काम ही नहीं आएगा। देखिए, इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम बेसिस, जिसका टैक्स आपको पे करना है। अरे ये बात तो आप पहले पढ़ चुके हो। कहां पढ़ चुके हो कि 180 दिन वाला रूल। अरे 180 दिन वाला रूल आया आपके कहां से, वो सेकंड प्रोविजो से आया। अरे सेकंड प्रोविजो के अंदर ही दे रखा था कि वो सेकंड प्रोविजो आरसीएम के केस में नहीं लगता है, आरसीएम वाली इनवर्ट सप्लाई के टैक्स के लिए नहीं लगता है, आरसीएम वाली इनवर्ट सप्लाई के लिए नहीं लगता है, वो सिर्फ एनसीएम के लिए लगता है। देखो, जाके देखो, पढ़ा था कि नहीं। देखो सेकंड प्रोविजो में दे रखा ना आपको कि ये 180 दिन का रूल है, ठीक है, किस पे नहीं लगेगा, अदर देन इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन आरसीएम। तो आरसीएम ऐसी इनवर्ट सप्लाई जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल है, उस इनवर्ट सप्लाई के पेमेंट पर 180 दिन वाला रूल नहीं लगता है। तो मैंने उसी वक्त ही बता दिया था, ये 180 दिन वाला रूल नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो इनवर्ट सप्लाई है उस पर लगेगा, ठीक है। तो इनवर्ट सप्लाई जो जिस पर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म है उस पर ही, उसी इनवर्ट सप्लाई पर ये 180 डेज का रूल लगेगा, ठीक है। तो देखो, तो ये बात यहां दोबारा गवर्नमेंट ने लिख दी कि 180 डेज का रूल आरसीएम वाली इनवर्ट सप्लाई के पेमेंट पर नहीं लगेगा। दूसरा, डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन, कंसीडरेशन ही नहीं है तो फिर 180 दिन का मुद्दा ही नहीं आएगा। हम पढ़ चुके हैं ये सब बातें। डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन शेड्यूल फर्स्ट हमने पढ़ी थी सेकंड चैप्टर में। तो डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन, तो कंसीडरेशन ही नहीं पे करना है तो फिर 180 दिन कहां चेक करेंगे हम। तो इस केस में भी 180 डेज का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। और पॉइंट नंबर सी, एडिशंस मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई, हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। सप्लायर की लायबिलिटी थी, रेसिपिएंट ने डिस्चार्ज कर दी, जिसको हमने शॉर्ट में बोला था उधर कि ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर डिस्चार्ज बाय रेसिपिएंट।
उस पर भी ये 180 डेज का रूल काम नहीं आएगा। ठीक है, और अंडर सिचुएशन बी और सी, सिचुएशन नंबर बी और सी में वैल्यू ऑफ सप्लाई को डीम टू हैव बीन पेड मान लेंगे। ठीक है, कि वैल्यू ऑफ सप्लाई पेड हो गई है। चलिए, मतलब जैसे पॉइंट नंबर बी में बोला कंसीडरेशन है ही नहीं, मान लेंगे पेमेंट हो गया। चलिए, और पॉइंट नंबर सी में जो हमने पढ़ा कि ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर डिस्चार्ज बाय रेसिपिएंट, उस पे भी 180 डेज का रूल काम नहीं आएगा। 180 डेज का रूल काम नहीं आएगा ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर डिस्चार्ज बाय रेसिपिएंट पर। तो चलो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, हमने बात की थी ये कुछ वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर, जब वहां पर हमने ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर डिस्चार्ज बाय रेसिपिएंट समझा था, जब हमने सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 ग्लॉस बी समझा था। वहां पर हमने बात की थी कि एक जॉब वर्कर है जो अपनी सर्विस दे रहा है एक मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, तो जॉब वर्कर सप्लायर ऑफ सर्विस हुआ और मैन्युफैक्चरर हुआ इस जॉब वर्क सर्विस का रेसिपिएंट, और दोनों के बीच में कंसीडरेशन फिक्स हुआ 1 लाख। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो जॉब वर्कर है इससे कोई रॉ मटेरियल वेंडर पैसा मांगता था 20,000। ठीक है, तो ये पे करना किसकी लायबिलिटी है? जॉब वर्कर की। ठीक है, लेकिन इस 20,000 का पेमेंट मैन्युफैक्चरर ने कर दिया, रॉ मटेरियल वेंडर को पेमेंट मैन्युफैक्चरर ने कर दिया। ये पे करना किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? जॉब वर्कर की। लेकिन पे कर दिया मैन्युफैक्चरर ने जो कि रेसिपिएंट। तो ये लायबिलिटी थी सप्लायर की, डिस्चार्ज कर दी रेसिपिएंट ने। ठीक है, तो हमने सेक्शन, अब इस सिचुएशन में देखो जॉब वर्कर बिल कितने का इश्यू करेगा? हमने बात की थी कि जॉब वर्कर इस केस में मान लो 80,000 का बिल इश्यू कर रहा है कि आपने मेरे लिए 20,000 का पेमेंट कर दिया, तो ठीक है मैं आपको 80,000 का इनवॉइस दे देता हूं। हमने पढ़ा था सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में कि ये 20,000 इस वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा। मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरा 1 लाख ही माना जाना है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरा 1 लाख ही माना जाना है। तो ये जो 20,000 है इसका एडिशन हुआ, 20,000 का एडिशन हुआ सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में। इस पर भी 180 डेज वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ आई? चलिए, तो देखो अब आते हैं हम कि आईटीसी रिवर्स कैसे होगी। आईटीसी रिवर्स कैसे होगी, हमने कुछ बात की थी इस बारे में कि आईटीसी रिवर्स कैसे होती है। आईटीसी जो रिवर्स करनी है वो रेसिपिएंट अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दे। कौन से महीने में? जिस महीने में वो डिटेल फर्निश कर रहा है। अच्छा, कौन से महीने में वो डिटेल फर्निश कर रहा है? कौन से महीने में वो डिटेल फर्निश कर रहा है? देखिए डिटेल कब फर्निश करनी है कि मैंने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, ऐसी सप्लाई की डिटेल फर्निश करनी होगी। तो वो कब करनी होगी? फर्निश डिटेल कब करनी होगी? फॉर द मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। इसको हमने शॉर्ट में लिखा है यहां पर। रिपोर्टिंग शैल बी डन, और रिपोर्टिंग जीएसटीआर 3B में होगी। रेसिपिएंट रिपोर्टिंग करेगा इन जीएसटीआर 3B ऑफ द मंथ जिसमें वो 181st डे फॉल करता है। मतलब 180 दिन एक्सपायर हो गए, उसका अगला दिन
वो अगला दिन जिस महीने में फॉल करता है उस महीने का जब GSTR 3B फाइल होगा, उस महीने के GSTR 3B में रिपोर्टिंग करनी होगी ऐसी सप्लाई की जिसका कंसीडरेशन 180 डेज में पेड नहीं हुआ और उसकी ITC हम रिवर्स कर रहे हैं। इस बात की रिपोर्टिंग GSTR 3B में करनी होगी। क्लियर? चलिए, तो रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। किस महीने रिपोर्टिंग करनी है समझ आ गया। तो ITC रिवर्स करनी होगी, ये भी समझ आ गया। रिवर्स कैसे करनी होगी? ITC रिवर्सल का तरीका क्या होगा? रेसिपिएंट अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दे, ये हो गया रिवर्सल का तरीका, ठीक है। उस महीने में जिसमें वो डिटेल फर्निश हुई, मतलब जिसमें वो 181st डे फॉल करता है, जिस महीने में, उस महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। ITC ऐसे रिवर्स होगी। क्लियर? अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था उस पे इंटरेस्ट भी लगेगा, ठीक है, पढ़ा था ना। देखो, हमने पढ़ा था कि उस पे इंटरेस्ट भी देना होगा। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि उस पे इंटरेस्ट भी देना होगा। देखो, सेकेंड प्रोविजो में जाओ, रूल क्या सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में सेकेंड प्रोविजो में जाओ, उसमें पढ़ो। देखो, उसमें देखो, shall be added to output tax liability along with interest manner, रूल 37 में पढ़ रहे हम, ठीक है। चलिए, तो आउटपुट टैक्स ITC रिवर्सल का तरीका, रेसिपिएंट अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेगा, ठीक है। अब उस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? सब रूल 3, रूल 37 का सब रूल 3, द रजिस्टर्ड पर्सन मतलब रेसिपिएंट शेल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट, कितना? 18%, जो रेट सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में मतलब 18% पर एनम। पीरियड कहां से काउंट, कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा? जिस दिन वो ITC ले ली थी आपने, जिस दिन आपने ITC अवेल की थी, तब से पीरियड शुरू होगा। कब खत्म होगा? टिल द डेट when the amount is added to the output tax liability as above, जिस दिन ऐड हुआ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, गलत, जिस दिन वो आउटपुट टैक्स जिसमें वो अमाउंट ऐड हुआ इज पेड टू द गवर्नमेंट। जिस महीने के आउटपुट टैक्स में वो ITC रिवर्स होके ऐड हुई, जब वो आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को पेड हुआ, तब तक का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो दो अलग अलग बातें। कौन से महीने में रिपोर्टिंग होगी? कौन से महीने में रिपोर्टिंग होगी? जब 181st डे आ रहा है, उस महीने में रिपोर्टिंग होगी, ठीक है। उस महीने के आउटपुट टैक्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट कब से कब तक का लगेगा? जिस दिन ITC अवेल कर ली थी से लेकर जिस दिन वो ITC रिवर्स होके आउटपुट टैक्स में ऐड हुई और वो आउटपुट टैक्स जब गवर्नमेंट को पेड हुआ, तब तक का इंटरेस्ट लगेगा। तब तक का इंटरेस्ट लगेगा जब वो आउटपुट टैक्स में जब ऐड हुआ, तब से नहीं, जब वो आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को पेड हुआ, तब तक का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अच्छा, इस पर आप ITC रिक्लेम कर सकते हो, हाँ। कब? जब आप सप्लायर को 180 दिन बाद ही सही, 180 दिन बाद ही सही पेमेंट कर रहे हो उस बिल का, जिसकी ITC को आप रिवर्स कर चुके हो, उस बिल का पेमेंट। और रिवर्स क्यों की थी ITC? क्योंकि 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया था आपने सप्लायर को, बट 180 दिन बाद आप पेमेंट कर रहे हो सप्लायर को, तो ये ITC आप दोबारा ले सकते हो। ऐसा आपने पढ़ा था ना, कहां? थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में पढ़ा था कि वो ITC हम रिक्लेम कर सकते हैं। तो वो ITC आप रिक्लेम कर रहे हो जो आपने पहले रिवर्स कर ली थी, उस पर वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 वाली टाइम लिमिट नहीं लगेगी। क्यों?
वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 वाली टाइम लिमिट पहली बार आईटीसी क्लेम करने पर है। जो आईटीसी रिवर्स करके दोबारा रिक्लेम की जा रही है उस पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट नहीं लगेगी। क्लियर? चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल। ड्यू टू ए क्वालिटी डिस्प्यूट PZP withheld payment of a machine supplied by vendor till, जब तक वो मशीन का डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं करता तब तक उसने मशीन के सप्लायर का पेमेंट रोके रखा और 180 दिन बीत गए डिस्प्यूट में। खैर पेमेंट तो 180 दिन के अंदर करना था, नहीं किया, तो क्रेडिट जो PZP ने ले ली थी वो ऐड करनी पड़ेगी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। ठीक है, एंड दस इट हैड टू पे बैक द क्रेडिट। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो गया, पेमेंट भी करना पड़ गया। ओनली आफ्टर द वेंडर रेक्टिफाइड द मशीन ठीक कर दी वेंडर ने और PZP ने उसको पेमेंट रिलीज कर दिया। अच्छा 180 दिन बाद पेमेंट कर दिया उसको, तो क्रेडिट दोबारा ले ले। तो क्रेडिट उसने पहले रिवर्स की थी वो रिक्लेम कर ले, रिक्रेडिट कर ले, रीअवेल कर ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या था? ये था आपका थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। अब हम बात करते हैं कुछ समरी की। हमने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए पढ़ा कि टैक्स इनवॉइस होना चाहिए पोजीशन में या कोई टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और उससे रिलेटेड रूल 36 पढ़ लिया हमने। और सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में सेकंड प्रोविजो थर्ड प्रोविजो, इससे रिलेटेड हमने रूल पढ़ लिया 37। क्लियर? अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें आ जाइए फटाफट। चलिए आ जाइए क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं पेज नंबर 175 पर। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फिर बंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, a registered supplier of taxable goods supplied goods valued 2,24,000 inclusive of GST, जिसमें 12,000 CGST है और 12,000 SGST है। मतलब माल जो है, गुड्स जो है, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है 2 लाख है, उसमें GST 24,000 शामिल है, जिसमें आधा 12,000 CGST है और आधा SGST है 12,000। टू मोहन लिमिटेड सप्लायर ने किसको सप्लाई दी? मोहन लिमिटेड को। मतलब मोहन लिमिटेड क्या है? रेसिपिएंट। अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है, मतलब इनवॉइस के अंदर सप्लायर ने टैक्स चार्ज किया होगा। ठीक है, सप्लाई कब दी गई? 15 अगस्त को, फॉर विच टैक्स इनवॉइस हैज ऑलरेडी आल्सो बीन इशूड ऑन द सेम डेट। इनवॉइस भी इशू हो गया, सप्लाई 15 अगस्त को हुई और इनवॉइस भी इशू हो गया 15 अगस्त को। ठीक है, और इनपुट मोहन लिमिटेड रेसिपिएंट को 15 अगस्त को रिसीव भी हो गया। तो मोहन लिमिटेड ने इनवॉइस भी आ गया, गुड्स भी आ गया। ठीक है, तो आईटीसी ले ली होगी इसकी, कितनी? 24,000 उसने आईटीसी ले ली। तो देखिए अब रेसिपिएंट जो है मोहन लिमिटेड, उसने आईटीसी कब ली? 18 अगस्त को आईटीसी उसने ली। देखो गुड्स रिसीव हुआ 15 अगस्त को, इनवॉइस भी रिसीव हो गया 15 अगस्त को, बट उसने आईटीसी अवेल की 18 अगस्त को। क्लियर? 3 दिन बाद। फिर बट मोहन लिमिटेड डिड नॉट मेक एनी पेमेंट टुवर्ड्स सच सप्लाई। उसका पेमेंट मोहन लिमिटेड ने किया ही नहीं। अलॉन्ग विथ टैक्स देयर ऑन टू द सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया। इज मोहन लिमिटेड एलिजिबल टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच सप्लाई? क्या इस सप्लाई के रेस्पेक्ट में मोहन लिमिटेड रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम कर सकता है? क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर पेमेंट नहीं किया
मोहन लिमिटेड रेसिपिएंट ने पेमेंट नहीं किया तो नतीजे क्या होंगे? देखिए, हमने पढ़ा कि सेक्शन 16 उसमें हमने पढ़ा मोहन लिमिटेड आईटीसी ले सकता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस आ चुका था, बाकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई थी, गुड्स भी रिसीव हो गया था, तो मोहन लिमिटेड ने आईटीसी ले ली थी। क्लियर? कब? 18 अगस्त को। फिर पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स अलोंग विद टैक्स उस इज नॉट ए प्री रिक्विजिट। पेमेंट करो सप्लायर को, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई प्री कंडीशन नहीं है आईटीसी लेने की, इसलिए मोहन लिमिटेड ने फटाफट आईटीसी ले ली। तो लेकिन आईटीसी ले तो ली उसने, कब? 18 अगस्त को ले ली, बट मोहन लिमिटेड को सप्लायर के इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर पेमेंट करना था, और सप्लायर के इनवॉइस की डेट क्या थी? 15 अगस्त। 15 अगस्त थी सप्लायर के इनवॉइस की डेट, तो 180 दिन के अंदर पेमेंट कर देना था, लेकिन मोहन लिमिटेड ने पेमेंट नहीं किया, तो उसको ये रिपोर्ट करना होगा मैंने पेमेंट नहीं किया, अपने जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट करना होगा। अब इशू अराइज होता है कौन से महीने में रिपोर्ट करना होगा? जब 180 दिन एक्सपायर हो रहे और 181st डे जिस महीने में फॉल कर रहा है, 181st डे जिस महीने में फॉल कर रहा है, उस महीने के जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट करना होगा मोहन लिमिटेड को। तो फॉर द मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, वो क्या आएगा? वो आएगा फरवरी, ठीक है। तो 15 अगस्त से टाइम काउंट होगा 180 डेज का, ठीक है, और एक्सपायर हो जाएगा 180 डेज आपका फरवरी मिड में। तो फरवरी के जीएसटीआर 3B में मोहन लिमिटेड को ये बात बतानी होगी और आईटीसी रिवर्स करनी होगी फरवरी के जीएसटीआर 3B में। क्लियर? फिर आगे कह रहे हैं when such a reporting is made, जीएसटीआर 3B में कर रहे हैं, फरवरी में कर रहे हैं, ठीक है। आईटीसी जो 24,000 की ले ली थी वो रिवर्स करनी होगी, और रिवर्स करने का तरीका क्या है? फरवरी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करो, फरवरी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करो, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पे इंटरेस्ट ये चुकाना भी पड़ेगा 24,000 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, और 18% इंटरेस्ट लगेगा पर एनम। हाँ, इंटरेस्ट की काउंटिंग कब से होगी? जब से उसने आईटीसी अवेल की। आईटीसी उसने 15 अगस्त को अवेल नहीं की थी, 18 अगस्त को की थी, तो तब से, ठीक है। और जब वो अमाउंट ऐड हुआ, ऐड तो फरवरी में हुआ, लेकिन वो पेड कब हुआ? वो आउटपुट टैक्स पेड कब हुआ? देखो, फरवरी का आउटपुट टैक्स कब पेड होगा? अगले महीने की 20 तारीख तक, मतलब 20 मार्च, मतलब 20 मार्च तक का, फरवरी तक का नहीं, 20 मार्च तक का इंटरेस्ट लगेगा। तो 24,000 की आईटीसी रिवर्स वो आउटपुट टैक्स में ऐड हुई, वो 24,000 पे करना पड़ेगा। फिर इस पर इंटरेस्ट लगेगा 18%। तो काउंट करो डेज आप, 18 अगस्त से 20 मार्च, 18 अगस्त से 20 मार्च तक के दिन काउंट करो, 215 दिन अपॉन 365 डेज, तो आपका इंटरेस्ट बनता है 2545। ये इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और वो 24,000 आउटपुट टैक्स में ऐड हो गया, वो भी पे करना पड़ेगा मोहन लिमिटेड को, वो 24,000 भी पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना? 2545। तो ये अप्लाई हुआ आपका सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। क्लियर? अब बात करते हैं हम
इसी क्वेश्चन में एक और पॉइंट दे रखा है, अगर मोहन लिमिटेड बाद में पेमेंट करता है सप्लायर को 2,24,000 क्या 2 लाख तो वैल्यू और 24,000 टैक्स, सप्लायर को उसके बिल का पेमेंट कर देता है। कब? अगले साल 18 मार्च को वो पेमेंट कर देता है। तो क्या होगा? 18 मार्च को वो पेमेंट कर देता है तो क्या होगा? तो देखिए, कर वो 180 दिन बाद रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, उसके आईटीसी रिवर्स हो गई थी ना, हाँ, वो तो फरवरी के जीएसटीआर 3B में ही रिवर्स हो गई थी। अब उसने पेमेंट किया मार्च में, तो अब उसने मार्च में पेमेंट किया तो ये दोबारा क्रेडिट ले लेगा, मार्च महीने में ये दोबारा क्रेडिट ले लेगा 24,000 की, ठीक है। तो देखो, इसको नुकसान हो गया, आईटीसी रिवर्स हुई 24,000, बट उस पर इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ा, इंटरेस्ट का नुकसान हो गया। अब उसने 180 दिन बाद पेमेंट कर भी दिया तो आईटीसी मिल कितनी रही है, अगेन 24,000 ही मिल रही है, तो ब्याज का तो नुकसान हो गया। आईटीसी रिवर्स हुई थी 24,000, दोबारा मिली 24,000, बट इस चक्कर में इंटरेस्ट का तो नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये बात, तो फरवरी में आईटीसी रिवर्स हो गई, फरवरी के रिटर्न में आईटीसी रिवर्स हो गई और मार्च के महीने में रिक्रेडिट हो गई। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1। XYZ Limited is engaged in manufacture of taxable goods. Compute the ITC available with XYZ for the month of October 2020. तो ध्यान रखना, अक्टूबर 2020 के लिए आप ITC कैलकुलेट कर रहे हैं XYZ लिमिटेड के लिए। पॉइंट नंबर 1, इनपुट ए आया जिसमें 1 लाख जीएसटी लगा हुआ था, तो इस 1 लाख की आप आईटीसी लेंगे, 1 लाख जीएसटी है, आप इसकी आईटीसी लेना चाहेंगे। लेकिन 1 इनवॉइस, ये 1 लाख की जीएसटी वाला माल काफी इनवॉइसेस के थ्रू आया, उसमें से एक इनवॉइस जिसपे 10,000 का जीएसटी लगा था, एक इनवॉइस जिसपे 10,000 का जीएसटी लगा था, वो मिसिंग है, लेकिन उसका डिलीवरी चालान अवेलेबल है। अरे डिलीवरी चालान वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है एज पर रूल 36, ठीक है। तो एज पर रूल 36 डिलीवरी चालान वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, आप उसके बेसिस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। इनवॉइस होना चाहिए और इनवॉइस मिसिंग है, तो आपको इस 10,000 की आईटीसी नहीं मिलेगी। तो इस 1 लाख के अंदर शामिल है ये 10,000, 1 लाख में से 10,000 की आईटीसी नहीं मिलेगी तो 90,000 की तो मिलेगी ना, 90,000 की ले लो। क्लियर? 90,000 की आईटीसी आप ले लो। तो इनपुट ए, मिसिंग इनवॉइस की बेस पर आईटीसी नहीं मिलेगी, इनवॉइस पोजीशन में होना चाहिए तो ये आईटीसी मिलेगी। ऐसा हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ग्लॉस ए, ठीक है। और डिलीवरी चालान वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है एज पर रूल 36, तो 90,000 की आईटीसी मिलेगी। 1 लाख में से 10,000 की आईटीसी नहीं मिलेगी, तो रिमेनिंग 90,000 की आईटीसी मिल जाएगी। फिर इनपुट बी, 50,000 उस पर जीएसटी लगा, इसकी आईटीसी लेनी है, लेकिन ये इनपुट 2 इंस्टॉलमेंट में मिला, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही आई है अभी अक्टूबर में, और हम अक्टूबर 2020 के लिए देख रहे हैं और अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही आई है। हमने पढ़ा था कहां, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, उसमें हमने पढ़ा था कि एंटायर इनवॉइस की आईटीसी कब मिलेगी, जब इस
एंटायर इनवॉइस की लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगी गुड्स की, तो फिर उस इनवॉइस की एंटायर आईटीसी तभी मिलेगी। तो अभी नहीं मिलेगी अक्टूबर में, क्यों? अक्टूबर में तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही आई है और ये गुड्स आपको 2 इंस्टॉलमेंट में आना है, तो जब दूसरी इंस्टॉलमेंट आएगी ना तब इसकी आईटीसी मिलेगी। तो अभी अक्टूबर में तो नहीं मिलेगी क्योंकि अक्टूबर में इस गुड्स की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही आई है, तो अभी आपको नहीं मिलेगी आईटीसी। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की वजह से। चलिए फिर कैपिटल गुड्स आपने परचेस किया, कैपिटल गुड्स उस पे जीएसटी लगा हुआ था 1,20,000, आप इसकी आईटीसी लेना चाहेंगे, लेकिन XYZ लिमिटेड ने कैपिटल गुड्स को फुल इनवॉइस वैल्यू पर कैपिटलाइज कर दिया इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। क्यों? ये पूरे अमाउंट पर डेप्रिसिएशन लेना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये इन्होंने 1,20,000 टैक्स कंपोनेंट था, 1,20,000 टैक्स कंपोनेंट था, इस पे भी डेप्रिसिएशन ले लिया, टैक्स कंपोनेंट पर भी डेप्रिसिएशन ले लिया, तो फिर इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। ऐसा कहां दे रखा था? अरे ऐसा सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में दे रखा था, ठीक है, कि अगर आप टैक्स कंपोनेंट पर भी डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो तो उस टैक्स कंपोनेंट की आईटीसी नहीं मिलेगी। क्लियर? तो इसकी आईटीसी भी नहीं मिलेगी, मिल। चलिए फिर इनपुट सर्विस ली आपने, इनपुट सर्विस ली, उस पे 2,25,000 जीएसटी लग के आया, तो इस 2,25,000 की आईटीसी लेना चाहेंगे, लेकिन वन इनवॉइस, इसमें से सिर्फ एक इनवॉइस जिसकी डेट 20 जनवरी 2020 थी, आप कैलकुलेशन कब के लिए कर रहे हो? देखो ध्यान से, अक्टूबर 2020 के लिए, और इनवॉइस कब का है? जनवरी 2020 का, ठीक है। उस पे 50,000 जीएसटी लगा हुआ था, वो अभी अक्टूबर में मिला है, मतलब जनवरी 2020 का इनवॉइस आपको अक्टूबर 2020 में मिला है। तो जनवरी 2020 में आपने इसकी आईटीसी क्लेम नहीं की होगी, क्योंकि जनवरी 2020 में आपके पास ये टैक्स इनवॉइस पोजीशन में नहीं था, तो आपने जनवरी 2020 में इसकी आईटीसी नहीं ली होगी। अब ये इनवॉइस आपको अक्टूबर 2020 में मिला, तो इश्यू अराइज होता है, क्या अक्टूबर 2020 में हम इसकी आईटीसी ले पाएंगे? तो देखिए, इसकी आईटीसी मिलेगी क्या? सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और इसको और कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलना है। अब आ रही है खास बात, ये फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का रिटर्न कब फाइल कर रहे हैं? 15 सितंबर 2020 को। देखो, आपका ये इनपुट सर्विस का इनवॉइस है कब का? जनवरी 20 का है ना, तो ये फाइनेंशियल ईयर क्या है? 2019-20। इसका रिटर्न फाइल हो गया 15 सितंबर को, ठीक है। लास्ट टू लास्ट आप इसकी आईटीसी कब तक ले सकते हैं? जनवरी 2020 का इनवॉइस है, आप इसकी लास्ट टू लास्ट आईटीसी कब तक ले सकते हैं? टाइम लिमिट कैलकुलेट करनी होगी आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की, ठीक है। तो वो टाइम लिमिट क्या होगी? देखिए, वो टाइम लिमिट क्या होगी? अगले फाइनेंशियल ईयर का जब सितंबर का रिटर्न होगा, उसकी जो ड्यू डेट होगी, अच्छा, सितंबर की ड्यू डेट क्या होगी रिटर्न की? 20 अक्टूबर 2020, और आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, और उसकी डेट है आपकी 15/9/2020।
अरे अर्लियर, दोनों में से अर्लियर, तो 15 सितंबर तक ही आप ले सकते थे ये आईटीसी। 15 सितंबर 2020 तक ही ले सकते थे आईटीसी। आप लेना कब चाहते हो? आपको ये इनवॉइस मिला अक्टूबर में, तो आप अक्टूबर में लेना चाहते हो, अक्टूबर 2020 में लेना चाहते हो, नहीं ले सकते। क्यों? अरे ये आईटीसी आप कब तक ले सकते थे? ये आईटीसी आप 15 सितंबर 2020 तक ही ले सकते थे। आप अक्टूबर 2020 में लेना चाह रहे हो, नहीं ले सकते, टाइम निकल गया। कौन सा टाइम लिमिट? सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 वाली टाइम लिमिट निकल गई, जो कहती थी इन दो डेट्स का अर्लियर, इस डेट तक ही हम आईटीसी ले पाएंगे। ठीक है, इस डेट तक ही आईटीसी ली जा सकती है। तो ये 50,000 की आईटीसी नहीं मिलेगी आपको, ये 50,000 की आईटीसी नहीं मिलेगी आपको। तो 2,25,000 में से 50,000 की आईटीसी नहीं मिल रही, तो रिमेनिंग आईटीसी 1,75,000 मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर आप टोटल 2,65,000 की आईटीसी ले सकते हैं। समझ आई बात? तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए। आज हमने रूल 36 समझा, रूल 37 समझा और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए। तो आज की क्लास में इतना ही।